हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन जो होता है हमारा, वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस जो होती है वो ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसी को हम मेनिंजाइटिस बोल रहे हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इसका बैक्टीरियन वायरस होता है। इंसिडेंट की बात कर लेते हैं तो अगर 100,000 लाइव बर्थ हो रहे हैं तो उसमें एक बच्चे को होने का चांसेस होता है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है लाइनिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जो कि अराउंड कवर करती है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। थर्ड डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, तो ये देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है मेनिंजेस का, जो कि अफेक्ट करती है हमारे पाया, एराक्नॉइड एंड सब एराक्नॉइड स्पेस को, ठीक है, जो कि हमारे मेनिंजेस के पार्ट होते हैं। देख लेते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो अब ये देखो, ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम मेनिंजेस बोल रहे हैं। मेनिंजेस के 3 पार्ट हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अराक्नॉइड स्पेस, ठीक है। तो इन तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो नॉर्मल मेनिंजेस आपको दिख रहे होंगे, नॉर्मली हैं, और मेनिंजाइटिस के केस में क्या हुआ है? इनमें इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस हम क्या बोल रहे हैं? मेनिंजाइटिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में 2 तरह का मेनिंजाइटिस होता है। एक तो बैक्टीरियल या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, या तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस जो कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, तो उसको बैक्टीरियल या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ये किसके थ्रू कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की बात कर लेते हैं। तो ये वायरसेस के थ्रू कॉज हो सकता है, जिसमें कॉमन वायरस, मम्प्स का वायरस हो गया, पैरामिक्सो वायरस हो गया, हर्पीज वायरस आपका हो गया, और एंटेरो वायरस, ठीक है। और फंगल कॉज भी हो सकता है इसमें, जिसमें कि लिस्टीरिया, माइकोप्लाज्मा कॉमन कॉज होते हैं, और बाकी ये प्रोटोजुअल एजेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम डिटेल में बात करेंगे एक तो हमारे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में, और इसमें मोर स्पेसिफिक हो जाता है आपका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो 1 बाय 1 करेंगे हम। तो सबसे पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। तो देखो आप क्या लिखा हुआ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है? बैक्टीरियल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से अगर हमारे मेनिंजियल लेयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन या फिर इंपॉर्टेंट कॉज होता है हमारे मॉर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी का न्यूनेट्स और चिल्ड्रन के केस में, ठीक है। फिर इंसिडेंट की बात कर लेते हैं तो 5% पेडियाट्रिक एडमिशन अगर मेनिंजेस को लेके होते हैं, तो वो इंडिया में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसका मोर कॉमन कॉज होता है। बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ठीक है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कौन कौन से बैक्टीरिया कॉमन कॉज होते हैं, तो देख लेते हैं। न्यूनेट्स में जो कॉमन कॉज होता है वो हमारा इकोलाई हो सकता है, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा हो सकता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, साल्मोनेला स्पीसीज, स्टेप्टोकोकस फिकैलिस और स्टेप्टोकोकस ऑरियस कॉमन कॉज होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स, ठीक है। फिर 3 मंथ टू 3 ईयर्स का अगर बच्चा है तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नीजेरिया मेनिंजाइटिस, ये हमारे कॉमन कॉज होते हैं इन केस ऑफ 3 मंथ टू 3 ईयर्स चाइल्ड। फिर ओल्डर चिल्ड्रन में हमारा मोस्ट कॉमन कॉज जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, एंड मेनिंजाइटिस होता है, यानी कि नीजेरिया मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का इन केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी को कि तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो बैक्टीरिया हमारा होता है ये एंटर कर जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में किसी ट्रामा की वजह से, या फिर किसी इंजरी की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से। फिर ये म्यूकोसल सरफेस या कैविटी में एंटर करता है और ये नॉर्मल बैरियर को ब्रेक डाउन करता है। फिर ये क्रॉस कर जाता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर और जाकर CSF में प्रोलाइफरेशन होने लगता है, इनका नंबर में ये इंक्रीज करने लग जाते हैं, और ये मेनिंजेस लेयर जो हमारी होती है उसका इन्फ्लामेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पैथोफिजियोलॉजी की। बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो नियोनेट्स में आपको क्या साइन देखने के लिए मिलेगा? यूजुअली कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है नियोनेट्स में, लेकिन फीवर, हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलेगा, पुअर फीडिंग होगी, बच्चे को सीजर्स आ सकते हैं, लिथार्जी देखने के लिए मिल सकती है, इरेटिबिलिटी होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिल सकता है, और जो फॉन्टेनियल्स होंगे वो बल्जिंग नजर आएंगे, ठीक है।
यंग चिल्ड्रन में बात कर लेते हैं तो फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग दिख सकती है आपको, इरिटेबिलिटी रहेगी, पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, सीजर्स हो सकते हैं, लेथार्जिक फील करेगा, हाई पिच क्राई करेगा यानी कि सेरेब्रल क्राई दिखेगी, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, अगर क्लोज्ड नहीं हुए हैं फॉन्टेनेल्स तो बल्जिंग दिखेगी वहाँ पे यंगर चिल्ड्रन में भी। ओल्डर चिल्ड्रन या एडोलेसेंट की बात कर लेते हैं तो फीवर होगा बच्चे को, हेडक दिखेगा, फोटोफोबिया हो गई बच्चे को, नोजिया, वॉमिटिंग एंड कन्फ्यूजन दिख सकती है, लिथार्जी और इरिटेबिलिटी के साथ साथ अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी साइन एंड सिम्टम्स की इन डिफरेंट एज ग्रुप। अब बात कर लेते हैं साइन ऑफ मेनिंजल इरिटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारा नकल रिजिडिटी, यानी कि बच्चे को अगर मेनिंजल इरिटेशन है तो नकल रिजिडिटी देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन्स कि स्टिफ नेक, यानी कि अगर पैसिव फ्लैक्शन करते हैं नेक का तो वो करने में पेन होगी या वो रेजिस्ट करेगा, मतलब कर नहीं पाएगा बच्चा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कर्निंग साइन की। तो कर्निंग साइन का क्या मतलब होता है, अगर हम पेशेंट के हिप को फ्लैक्स करेंगे, ठीक है, तो उसके बैक वाले पोर्शन में यहाँ पे दर्द होगा। ठीक है, अगर इसको 90 डिग्री हमने फ्लैक्स कर दिया तो बैक पेन या स्पाइनल पेन बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कर्निंग साइन बोलते हैं। अगर नॉर्मल है बच्चा तो उसे कोई पेन फील नहीं होगा। ठीक है, फिर ब्रूडिजिस की नेक साइन की बात कर लेते हैं। तो जब हम बच्चे का नेक ऐसे फ्लैक्स करेंगे, ठीक है, इंटीरियरली फ्लैक्स करेंगे तो ये जो नी होगी, ठीक है, ये अपने आप फ्लैक्स होगी बच्चे की। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने नेक को फ्लैक्स किया वैसे हमारी नी फ्लैक्स हो रही है। दैट मीन्स कि जो हमारा ब्रूडिजिस की नेक साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और निगेटिव के केस में अगर हम नेक फ्लैक्स करते हैं तो पैर जो होंगे बच्चे को वो स्ट्रेट ही रहेंगे। फिर आता है हमारा ब्रूडिजिस की कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्स साइन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक रिफ्लेक्स फ्लैक्शन देखने के लिए मिलता है हमारे, इसको छोड़ दीजिए मैं ऐसे बता रही हूँ, तो रिफ्लेक्स फ्लैक्शन देखने के लिए मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटी में, अगर अपर एक्सट्रीमिटी या फिर अपोजिट एक्सट्रीमिटी को बच्चे के फ्लैक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिफ्लेक्स साइन हम कह सकते हैं जो बच्चे में अगर मेनिंजल इरिटेशन है तो देखने के लिए मिलेगा। ऑपिस्थोटोनस पोजीशन, जो कि हम टिटनेस में मेनली हॉलमार्क साइन होता है टिटनेस का, बस अगर मेनिंजल इरिटेशन है बच्चे को तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा ऑपिस्थोटोनस पोजीशन, यानी कि एक एबनॉर्मल सी पोजीशन होती है जिसमें बच्चा अपने हेड को टिल्ट करके इसकी हिप जो होती है वो फ्लैक्स होती है और नीज भी हमारी फ्लैक्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चा बनाता है। फिर यानी कि इसमें रिजिडिटी और स्टिफनेस होगी, ऑपिस्थोटोनिक में रिजिडिटी रहेगी और स्टिफनेस रहेगी इन पोजिशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं साइन क्या होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था आपके, तो ये बता देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वाटर हाउस फ्रिड्सन सिंड्रोम है। ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने के लिए मिलता है हमारे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में। अगर बच्चे को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो आपको वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बहुत से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है, इसमें एड्रेनल इनसफिशियंसी पता चलेगी, हाइपोटेंशन होगा, बच्चे को शॉक या कोमा में भी वो जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्या नाम है, वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम। ठीक है, किसके केस में देखने के लिए मिल रहा है, साइन किसका है, तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का साइन होता है हमारे। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। उसके बाद हम CSF स्टडी करते हैं। ठीक है, CSF स्टडी क्यों करते हैं, तो बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए, ग्राम स्टेनिंग, मॉर्फोलॉजी पता करने के लिए, लंबर पंक्चर के थ्रू हम CSF को कलेक्ट करेंगे, जिसमें CSF हमारा टर्बिड दिखेगा इन कलर। ठीक है, फिर एलिवेटेड सेल काउंट्स भी दिखेंगे मेजोरिटी नंबर में, और मेजोरिटी ऑफ सेल्स के पास आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखने के लिए मिलेगा। एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल होता है, तो ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में हमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखने के लिए मिलेगा। प्रोटीन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, ग्लूकोज का डिक्रीज करेगा। CSF कंपोजिशन जब हम देखेंगे तो प्रोटीन हमें इंक्रीज मिलेगी और ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, CT स्कैन कराएंगे ताकि हम सबड्यूरल इफ्यूजन की प्रेजेंस को पता कर पाएँ, और कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम चेक कर पाएँ। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो पहला आपका है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कराते हैं, ताकि कुछ एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड में, यानी कि
CSF में, तो वो हमें पता चल जाएगा। PCR यानी कि ये कॉजेटिव एजेंट को मेनली डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं। लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन मेथड जो आपका होता है, ये एक अल्टरनेटिव की तरह हम यूज़ करते हैं PCR की जगह। फिर माइक्रो एरे या फिर बायोचिप का यूज़ हम जीन म्यूटेशन को पता करने के लिए करते हैं कि DNA पे कोई जीन म्यूटेशन तो नहीं होगी जिसकी वजह से हमारा कॉज कर रही है, ठीक है। फिर इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी करा सकते हैं इसमें, जो इसको प्राइमरली हम कराते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए आप इम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी की सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर बच्चा 1 मंथ से लेस है तो उसको एम्पीसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देंगे या फिर जेंटामाइसिन की जगह पे सिफेक्टोक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में काम कर जाता है। 1 to 3 मंथ की बात करेंगे, बच्चा 1 to 3 मंथ्स का है तो एम्पीसिलिन अलॉन्ग विथ सेफेक्टोक्सिम या फिर सेफ्ट्रिक्सोन दे सकते हैं या फिर वैनकोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस हो रखी है या फिर ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन हमारा डिटेक्ट हुआ है। फिर 2 मंथ या टू 21 ईयर्स का है अगर हमारा बच्चा, तो सेफेक्टोक्सिम का यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ सेफ्ट्रिक्सोन या फिर सेफ्ट्रिक्डिम या फिर सेफ्ट्रिक्सोन का यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद वैनकोमाइसिन या फिर रिफैम्पिसिन के साथ। और स्टेरॉइड की जगह हम डेक्सामेथासोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड के तौर पे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी की। तो अगर मेनिंजोकोकल या न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया है बच्चे को तो पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है 500,000 यूनिट्स पर kg पर डे 4 आवर्ली या फिर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। सेफेक्टोक्सिम या फिर सेफ्ट्रिक्सोन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, वो भी यूज़फुल होता है इन केस ऑफ मेनिंजोकोकल या न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। फिर अगर स्टेफाइलोकोकस कॉज है हमारा तो वैनकोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं अगर पेनिसिलिन रेसिस्टेंस होकर है बच्चा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में हम सेफ्ट्रिक्सोन या फिर सेफेक्टोजाइम का ही यूज़ करते हैं, सिंगल ड्रग मेनली प्रेफर करते हैं। बीच बीच में हम रूटीन लंबर पंक्चर टेस्ट करके देखते रहेंगे कि हमारा कितना बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा उसका प्रोग्रेशन रेट है, ठीक है। फिर एडजेक्टिव थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी हम डेक्सामेथासोन का ही यूज़ करते हैं इस केस में, मेनिंजाइटिस के केस में। तो स्टेरॉइड्स का मेनली काम होता है इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग को ये कम करता है, ठीक है। और ये जो डेक्सामेथासोन है ये हमारा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन जो कि ओल्डर देन 6 वीक्स होते हैं, तो उनमें अगर मेनिंजाइटिस सीन होती है तो हम इनके थ्रू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड इन्फेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो उनके रिकमेंडेशन से हम डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था। तो ऐसा चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेक्सामेथासोन याद रख सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी की बात कर लेते हैं तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स देंगे लाइक मैनिटॉल अगर ICP इंक्रीज्ड हो गया है तो उसको कम करने के लिए। डायजेपैम दे सकते हैं, सीजर्स के लिए मेनली यूज़ होता है। एंड फाइलोटॉइन दे सकते हैं अगर कन्वर्जन है बच्चे को तो। वैसोप्रेसिन लाइक डोपामीन फॉर हाइपोटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं तो ये सबड्यूरल एम्फाइमा होगा, हाइड्रोसेफेलस का कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्रैनियल नर्व डिसफंक्शन देखने के लिए मिल सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस भी देखने के लिए मिल सकती है एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।